right? So anyone knows how much blood is there in the body? Rough idea? Very good. Please clap for her. That's approximately 5.5 to 5.6 liters. Very good. And it varies with body mass. Okay. Now, next slide please. So we have to raise awareness about the heart health. The prevention is always better than cure. Okay. So अगर हम prevent करेंगे, हम अच्छी चीज़ों का intake करेंगे, हमें दिक्कत ही नहीं आएगी, तो treatment के लिए जाना ही नहीं पड़ेगा. तो prevention is always better than cure. अच्छा, आजकल सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है? ओबेसिटी की दिक्कत है ना सबसे ज़्यादा आजकल. हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स घर पे सबसे ज़्यादा, क्योंकि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी वैसे हो गया है. तो ओबेसिटी से क्या होता है बेसिकली? हमारी जो डे टू डे रूटीन्स है वो सब हम उसमें एफिशिएंसी हमारी कम हो जाती है. ठीक है, सबसे पहली बात. एंड इट इज अ वेरी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर इंक्रीज बीपी. व्हाट इज इंक्रीज बीपी? दैट इज hypertension, right? Okay, so what do you know, what is the value beyond which hypertension is labeled? Okay, tell me, what is the normal BP range? Anyone knows? 120 to 80. 120 by 80, that was old guidelines. The new guidelines are 130 by 85. Okay. अब हाइपरटेंशन हम कब लेवल करते हैं? जब 140 by 90 से ज़्यादा बीपी हो जाए. अब पेशेंट आया एक बार, पहली बार डॉक्टर के पास, उसका बीपी बढ़ा हुआ है. ठीक है, फॉर एग्जांपल उसका 148/94 था. अब हम उसको मेडिसिन स्टार्ट करेंगे? नहीं करते हम, क्योंकि सबसे पहले एक तो पहले चल कर आया वो, उसको हम बोलेंगे टेक 10 मिनट्स रेस्ट. ठीक है, उसके बाद हम उसको दोबारा बीपी चेक करते हैं. अगर वो फिर भी बढ़ा हुआ तो भी नहीं शुरू करते हैं, हम उसको बोलते हैं अगले हफ्ते दोबारा आना, बिकॉज देयर आर मेनी चेंजेस जिसकी वजह से इमीडिएटली बीपी बढ़ जाता है. सबसे पहले तो वाइट कोट हाइपरटेंशन, हम डॉक्टर को देख के ही बीपी बढ़ जाता है आधे लोगों का, तो कि ये क्या ही हो गया है ना यहाँ पे आगे हम, तो वो भी बहुत सारी चीज़ें. सेकेंड टाइप पेशेंट आ रहा है, फिर हम उसको दवाई देते हैं. ओके, उसके बाद अगर बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, फॉर एग्जांपल बीपी हो गया आपका पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स किसी का घर पे 170-180 हो गया, दैन आपको फटाफट इमरजेंसी जाना है और वहाँ पे आपको ड्रिप लगवानी है मेडिसिन की, बिकॉज ये एक इमरजेंसी है. ठीक है, क्योंकि अगर ऐसे बीपी बढ़ता रहा तो ब्रेन में या फिर किडनी में, हार्ट में कोई भी इंजरी हो सकती है. स्पेशली आपने सुना होगा ब्रेन में वेसल फट गई, नाड़ फट गई होती है ना, उन बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ गया था. ठीक है, तो वो सब चीज़ों का आपका ध्यान रखना है. ये प्रिवेंट नहीं करना कि थोड़ा चक्कर मार लेते हैं ठीक हो जाएगा, वो सब मेंटालिटी के साथ नहीं चलना. अगर आपका बीपी किसी का बढ़ रहा है तो टेक हिम और हर टू हॉस्पिटल. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. So it beats about 1 lakh times a day and it needs care to stay healthy. अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल बीपी बढ़ा है, अब नॉर्मल एक हार्ट है, अब उसके पास तो फ्लूइड डायनेमिक्स वही है ना जिसने उससे आगे पंप करना जितना ब्लड उसमें आ रहा है. अगर ब्लड की वॉल्यूम बढ़ गई, मतलब वेसल वो तो छोटा है ना जिसमें ब्लड के जाना है, वो उसको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो मतलब उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे कुछ, जिसकी वजह से बॉडी को भी दिक्कत आएगी आगे. इसलिए वो ना हो तो हमें बीपी नॉर्मल रखना पड़ता है. एक तो बाद में हार्ट बहुत ज़्यादा चेंज कर लेता है स्ट्रक्चर वाइज, उसके बाद बीपी बढ़ गया तो फिर हमारी सारी बॉडी पार्ट्स के ऑर्गन्स भी खराब होने शुरू हो गए. ओके, सो व्हाट आर द प्रिवेंशंस वी कैन टेक? लाइक सम ऑफ द स्टूडेंट्स टोल्ड कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए. ओके, एक गाइडलाइन है एक्सरसाइज की, हमें एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए 30 मिनट्स पर डे फॉर 5 टाइम्स पर वीक. दिस इज द मिनिमम पार्ट. ओके, इतना अगर हम करेंगे तो हमारी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, कार्डियो मतलब हार्ट, वास्कुलर मतलब वेसल्स, तो ये हेल्दी रहेगी. ओके, फिर एक आती है हमारी डैश डाइट. व्हाट इज द डैश डाइट? डैश डाइट इज डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन. इसमें कुछ नहीं है जितना इसका नाम है. इसमें हम फ्रूट्स, लेग्यूम्स, वेजिटेबल्स ये सब हम खाएंगे. ठीक है, इसमें कुछ लाइक जंक फूड हो गया, ऑयली फूड हो गया, वो नहीं खाना. यू कैन नोट डाउन इफ यू वांट टू, इफ आई एम नॉट बोरिंग. सो डैश डाइट आप लिखोगे, इसमें डैश डाइट खानी है
एक्सरसाइज करनी है, अल्कोहल इंटेक बिल्कुल नहीं करनी, स्मोकिंग जो आजकल वेप का कल्चर चला हुआ है ना, पता ही होगा, आप यू आर वेल ग्रोन स्टूडेंट्स। का कल्चर चला हुआ है, दिस इज वेरी बैड फॉर हार्ट हेल्थ, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट, यू शुड नॉट स्मोक, यू शुड नॉट ड्रिंक, दिस इज अ वेरी बैड हेल्थ हैबिट्स, ओके। इससे आज नहीं पता लगेगा, 5 साल तक पता लग जाएगा कि क्या दिक्कतें हो रही है। आते हैं पेशेंट, फिर उनसे छोड़ी भी नहीं जाती, और उनसे अगर वो पिए तो भी बुरा हाल है, तो तुम ऐसे वर्ड्स पे आ जाते हो, तुम छोड़ के भी मर रहे हो और बिना पिए भी मर रहे हो, ओके। तो अब ये हो गया हमारा मेन। अच्छा, अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमारी लाइफ का है, सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट कितनी इनटेक करते हैं रफली हम? अब एवरेज जो WHO कहते हैं, सॉल्ट खाना चाहिए हमें 5 ग्राम्स पर डे, दैट इज द मैक्सिमम। सॉल्ट इज, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट? वेरी गुड। उसमें रफली 2 ग्राम सोडियम होता है, ठीक है। WHO कहता है कि इतना हमें खाना चाहिए। एवरेज इंडियन डाइट में 11 ग्राम ऑफ सॉल्ट होता है, यस मैम, पर डे। वाई सो? हम क्या करते हैं, मम्मा ये सलाद में भी डाल दो, दही में भी डाल दो, मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा अचार भी दे दो, ठीक है। वो सब चीज़ें अभी नहीं पता लग रही, जैसे जैसे बड़े होंगे तब पता लगेगी। अगर आपके घर में किसी को है बीपी, तो ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है, ठीक है, ताकि उनको और दिक्कत ना आए। ये सब तो अब हमने कम कर दी, सोडियम इंटेक कम कर दी। हमें क्या बढ़ाना चाहिए? हमें पोटेशियम इंटेक बढ़ाना है। पोटेशियम, व्हाट इज द सिंबल फॉर पोटेशियम? वेरी गुड। अच्छा, अब पोटेशियम किस किस में सबसे ज्यादा होता है? एनीवन? रेगुलर फ्रूट्स, कोई वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, बनाना, इन सब में पोटेशियम ज़्यादा होता है। सो हाई पोटेशियम इट विल कीप योर बीपी लो, ओके। तो ये सब जो दिक्कतें हैं बीपी से आ सकती हैं। कौन सी? हार्ट अटैक, फर्स्ट इज हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, स्ट्रोक। और वैसे भी डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाएगा, जितने मोटे हो गए उतने शुगर बढ़ती रहेगी, डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ता रहेगा। डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ेगा तो फिर हमारी वेसल्स मॉडिफाई होती हैं, वेसल्स में रिस्क बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमारी हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। हार्ट अटैक जो आजकल हो रहे हैं, ये इन सब चीज़ों के कारण ही हो रहे हैं, जो हमारी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा हम बैठ के काम करते हैं सारा दिन, उस करके हो रहे हैं, जो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे, राइट, ओके। अच्छा, अब एक वर्ड सुना आपने, कार्डियक अरेस्ट, सुना? ओके, वेरी गुड। कार्डियक मीन्स हार्ट, अरेस्ट मतलब बंद हो गया। अब एक होता है हार्ट अटैक, एक होता है कार्डियक अरेस्ट, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दे आर नॉट सेम। हार्ट अटैक में बेसिकली क्या होता है, एनी वेसल जो हार्ट को सप्लाई कर रही है, ठीक है, वो वेसल, जैसे ये वेसल है, ठीक है, पहले इतना ब्लड जा रहा था इसमें से, अब ये वेसल के आसपास ब्लॉकिंग होनी शुरू होगी, बिकॉज आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा था, ठीक है, आपने बहुत सारा जंक फूड खाया, यहाँ पे सारी वेसल ब्लॉक होगी, यहाँ सब जमा हो गया। अब वो ब्लड इसके ज़्यादा तेज फ्लो से जाएगा। फिजिक्स थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, पसंद भी नहीं होती है ना, तो उसमें क्या है, अब वो ब्लड ज़्यादा फ्लो से जाएगा। अब वो जब इतना ब्लड जा रहा था तब हार्ट को कोई दिक्कत नहीं थी, जब ब्लड कम हो गया तो ऑब्वियसली दिक्कत ज़्यादा आएगी, बट ऑब्वियस। तो अब जब कुछ परसेंटेज से ज़्यादा ब्लॉकेज शुरू हो जाती है ना, फिर हार्ट अटैक की सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। इट्स अदर नेम इज मायोकार्डियल इंफार्क्शन। अब इसमें क्या होगा, ये हो गया हार्ट अटैक, हमारी सर्कुलेशन में दिक्कत। जो अभी हमने बात की कार्डियक अरेस्ट, उसमें हार्ट पंप कर रहा था, इलेक्ट्रिकल पल्सेस होती है, वो पंप करती है हार्ट, ठीक है, वो पंप करते करते रुक गया, दैट इज कार्डियक अरेस्ट। अब ये दो चीज़ों को हमने डिफरेंशिएट कर लिया। हार्ट अटैक की कॉमन सिम्टम्स क्या आते हैं, पेशेंट घर पे बैठा है, वो कहता है मेरे पेन हो गया जी, छाती में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया, तो उसमें क्या होता है, स्क्वीजिंग पेन होती है, जैसे ना किसी ने यहाँ पत्थर रख दिया हो,
ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखें सिम्टम्स को। अब आपके बहुत ज़्यादा किसी के नोन में यहाँ स्क्वीजिंग पेन हो रही है, इंडियन मेंटालिटी में क्या करते हैं लोग, कोई ना जी शाम को ही देख लेंगे, वो हो जाएगा ठीक, पेट की है तो जा बन जाओ, ऐसे नहीं करना। ठीक है, इसके कॉमन सिम्टम्स क्या हो रहे हैं, एक तो स्क्वीजिंग पेन होएगी, एक इसमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है पेशेंट को। ठीक है, एक इसकी जो पेन है कहाँ कहाँ जाती है, शोल्डर, नेक, जॉ, ठीक है, कहीं भी रेडिएट हो सकती है। ये इसके टिपिकल फीचर्स हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो टेक द पेशेंट इमीडिएटली टू हॉस्पिटल। अगर हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है, आजकल बहुत ज़्यादा लोग अवेयर है, एक एस्प्रिन की गोली आती है 325 मिलीग्राम, बहुत लोग रखते हैं घर में मे भी, तो वो गोली अगर घर पे पड़ी है तो वो फटाफट दे दो, उससे खून पतला हो जाता है, उससे ब्लॉकेज इमीडिएटली नहीं होती। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट हार्ट अटैक। और next. Okay. So, cardiac arrest. Let's talk about cardiac arrest. अब एक पेशेंट आपके सामने, आजकल स्कूल में बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत बच्चे कोलैप्स हो जाते हैं, हॉस्पिटल आते हैं एंड दे आर डिक्लेयर्ड डेड, दे आर ब्रॉड डेड। अभी वो बोल रहे थे स्कूल में कि बच्चा तो जी बिल्कुल ठीक चल रहा था, एकदम से उसको हार्ट अटैक आ गया। दैट इज नॉट हार्ट अटैक। आजकल क्या है, एक ना मतलब कुछ इनहेरिटेड कंडीशंस होती है बच्चों में, जिस करके पेशेंट जो बच्चे हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं। देखो आपकी एज में होना बहुत कम है, बट किसी 40 प्लस बहुत कॉमन चीज़ है। अब हम क्या आगे कर सकते हैं, अगर आपके सामने एक पेशेंट कोलैप्स हो गया, ठीक है, वो खड़ा खड़ा गिर गया, लॉस ऑफ कॉन्शियस होगी, हम अभी वीडियो भी देखेंगे, उसमें हमने क्या करना है एक बार वर्बली बता देते हैं, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना आए। सबसे पहले हम करते हैं पेशेंट को चेक, ठीक है, हमने उसकी शोल्डर्स पे टैप किया, आर यू ओके, तुसी ठीक हो, जो भी उसको लैंग्वेज आती है उसमें तुसी ठीक हो, 5 सेकंड आपने चेक करना है। पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है, वेल एंड गुड, मतलब उसको कोई और दिक्कत है। पेशेंट नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा, चेक फॉर पल्स। दिस इज ट्रेकिया, एवरीवन नोज दैट विंड पाइप होती है ना। अब यहाँ से 2 फिंगर्स लो, यहाँ थोड़ा लेटरली जाओ, मतलब इस साइड पे जाओ थोड़ा, यहाँ पे आपको ये होती है ट्रेकियल ग्रूव, कैरोटिड आर्टरी फील होगी, हो रही है एक आर्टरी पल्सेट करते हुए फील, बस ये है, तब तक ये है, ठीक है। तो फिर ये वाली जो कैरोटिड आर्टरी है, सबसे पहले पेशेंट को हमने टैप करके पूछ लिया, तुसी ठीक हो, तुसी ठीक हो, पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव। सबसे पहले आपके साथ जो बंदा है उसको बोलना है कॉल 108 और 112। 108 इज एम्बुलेंस नंबर, 112 इज रिस्पॉन्स टीम नंबर, ठीक है। जो भी है साथ में उसको बोल इमरजेंसी कॉल करें। आपने पल्स चेक की, ब्रीदिंग चेक की। ब्रीदिंग कैसे चेक करनी है, पेशेंट की चेस्ट ऊपर नीचे हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। अब पेशेंट की आपने पल्स और ब्रीदिंग चेक कितने टाइम के लिए करनी, मैक्सिमम 10 सेकेंड, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। फिर आपने बोल दिया पेशेंट इज अनरिस्पॉन्सिव, इनिशिएटिंग CPR. What is CPR? That's cardiopulmonary resuscitation. Cardio means heart, pulmonary means lungs. ठीक है, हमने अब उसकी सर्कुलेशन को वापस रिस्टोर करना है, ताकि उसकी जो वाइटल ऑर्गन जैसे ब्रेन है, अब वहाँ ब्लड नहीं पहुँचेगा तो ब्रेन डेड हो जाएगा। तो हम जब तक उसको पंप करते रहेंगे, उसका ब्लड हार्ट से पंप होता जाएगा और ब्रेन में पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा तो ब्रेन डेड हो जाएगा, फिर उसका कोई फायदा नहीं, ठीक है। जो मेजर प्रोग्नोसिस है, व्हाट इज प्रोग्नोसिस, जितना उसका मेन मतलब उसके बचने के चांसेस हैं वो यही हैं, जितनी जल्दी आप CPR शुरू करोगे। अगर वहाँ पे किसी को आता है तो इट्स वेरी गुड। बाहर डेवलप कंट्रीज में गार्ड्स तक को भी आता होता है, तो दिस इज अ वेरी बेसिक नेसेसिटी। ये मत सोचना आप डॉक्टर में आपको आना ही जरूरी नहीं है, हर बंदे को BLS AE यूज करना आना चाहिए। CPR कैसे करते हैं, ओके। सबसे पहले के स्टेप्स हो गए, हमने पल्स चेक कर ली, ब्रीदिंग चेक कर ली। अब हमने CPR इनिशिएट करना है, उससे पहले हमने सीन सेफ्टी देखनी है। ये नहीं पेशेंट रोड पे कोलैप्स हुआ है, आपने वहीं शुरू कर दिया, कहीं पानी गिरा हुआ है, एक वहाँ पे तार है जिससे करंट आ रहा है,
वो सब आपने सीन सेफ्टी चेक करनी है। पेशेंट को एक अच्छी जगह जहाँ पे बिल्कुल सेफ है वहाँ लेके जाना है। उसके बाद बिल्कुल एक रिजिड सरफेस पे, अब जैसे घर पे किसी को हो गया तो ये नहीं कि गद्दे के ऊपर सीपीआर देना, वो कोई इफेक्टिव नहीं होगा। चाहे ज़मीन पे लेटा दो, रिजिड सरफेस पे लेटाना है एंड उसके बाद आपको सीपीआर इनिशिएट करना है। हमें क्या करना है, जो हमारा डोमिनेंट हैंड है उसको नीचे रखना है, ये हील पे प्रेशर आना चाहिए और ये हमने ऐसे इंटरलॉक कर लेनी है और ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ये जो हमारी ये है ना एल्बो, ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे बॉडी का जो वेट है वो उसके हार्ट पे जाएगा। ओके, तो जब ये हमारा बॉडी का वेट उसके हार्ट पे जाएगा तो उसका हार्ट कंप्रेस होगा, नहीं तो नहीं होगा। और बिल्कुल ऐसे रखना है और ऐसे बिल्कुल अपनी बॉडी का वेट डालना है। पल्स ब्रीदिंग। फिर हमने जब सीपीआर इनिशिएट किया ना तो हमारे हाथ ऐसे इंटरलॉक, डरना नहीं है कि क्या हो जाएगा, क्या पता तुम उस टाइम पेशेंट की जान बचा रहे हो, वो वैसे भी मर चुके हैं, अगर आप समझ रहे हो ना, वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचेगा अगर 5 मिनट से ज़्यादा दूर है, सेकंड में पेशेंट चला जाएगा। अगर आपने सीपीआर दे दिया तो वो बच सकते हैं। आपने बिल्कुल सीधा रखा हाथ, ये वाली जो हील है इस पे प्रेशर आना चाहिए आपकी बॉडी का। आपने यहाँ पे स्टर्नम के लोअर पार्ट, ये बोन स्टर्नम होगी, मैंने बताया था राइट, यहाँ पे हार्ट पड़ा है रफली, फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड थोड़ी सी आपने इसको जोर जोर से प्रेस करना है। कितना प्रेस करना है? 5 सेंटीमीटर। कितना प्रेस करना है? 5 सेंटीमीटर। दैट्स अप्रॉक्सीमेटली 2 इंचेस। अब जब आपने प्रेस किया तो जब वो उसमें ब्लड था वो आगे चला गया। अब ना ये नहीं काम करना 1 2 3 4 5, नो, उसको हार्ट को भरने का टाइम भी देना है। 5 सेंटीमीटर अंदर गए तो बाहर भी आना है। और अगर आपको लग रहा है कि आप जल्दी कर रहे हो तो इसका एक तरीका होता है, आप शुरू कर दो 1001, 1002, 1003, ठीक है। इससे आपका सेकंड्स भी एग्जैक्टली उतने ही रहते हैं और पेशेंट का जो ब्लड है वो हार्ट में फिल होगा और वो आगे जाएगा। अगर थोड़ी बहुत रिब्स टूट रही है, ओके, इट इज़ वेरी कॉमन, रिब्स टूटती है, उससे डरना नहीं है कि कड़क की आवाज़ें आ रही है। हार्ट बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, रिब्स बाद में मैनेज हो जाएगी। डन। उसके बाद फिर हम पल्मोनरी रिससिटेशन करेंगे। हमने कितनी कंप्रेशन देनी है? 100:120 कंप्रेशन पर मिनट, 5 सेंटीमीटर डेप्थ तक में एडल्ट में। कीप गोइंग अंटिल द मेडिकल हेल्थ अराइव्स। जब तक आप कर रहे हो वो ब्लड उसके हार्ट से उसके ब्रेन में पहुंच रहा है। जब आपने करना बंद कर दिया वो ब्लड नहीं पहुंचेगा। तो आप समझ रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, राइट। नेक्स्ट प्लीज टेक अ वीडियो ऑफ जी हाउ इट इज पर एईडी क्या होता है। ये बीएलएस का ही पार्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है, नाम ही है इसका ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, कुछ इतना है नहीं इसमें, बहुत इजी सी चीज़ होती है। आपको ये मॉल्स में, ठीक है, अच्छी पब्लिक प्लेसेस जहाँ होती हैं वहाँ मिल जाएगा। यूजुअली टंगे होते हैं, पेशेंट को रेस्ट हो गया, आपने सीपीआर दिया, आसपास देखो एईडी अवेलेबल है या नहीं है। अगर एईडी अवेलेबल है वो बहुत ईजी है यूज़ करना। आप उसको खोल लो, कि अभी हम वीडियो में भी देखेंगे। जब उसको खोलते हैं ना उस पर 2 पैड्स होते हैं, उस पर लिखा होता है कि ये पैड आपने कहाँ लगाना है, एक यहाँ लगाते हैं, क्या लगाता है, उसमें लिखा होता है स्पेशली, ठीक है। एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, इसमें कुछ नहीं है, 2 पैचेस होते हैं, एक यहाँ लगता है, यहाँ लगता है। आप खोलोगे उस पर इंस्ट्रक्शन दी होती है, बहुत कॉमन पीपल भी यूज़ कर सकते हैं कि ये कहाँ लगाना है। उसके बाद उसने अपने आप हार्ट रिदम एनालाइज करनी है, ऑटोमेटिक है। जब उसने एनालाइज कर ली तो वो बताएगा कि इसको शॉक देना है या नहीं देना। वो बहुत ज़्यादा सियाना होता है, ठीक है। तो वो जब उसने बोल दिया शॉक एडवाइस, अभी हम देखेंगे कि कैसे शॉक होएगा। फिर हमने कहना है कि सबको बी क्लियर, ऐसे नहीं कि आसपास कोई है उसको शॉक लग जाए। ध्यान देना है जब तुम बटन दबाओगे तभी शॉक डिलीवर होगा। और ध्यान रखना है आसपास पेशेंट के कॉन्टैक्ट में कोई होना नहीं चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है पेशेंट के रिलेटिव्स साथ में मोन कर रहे होते हैं, उसको टच करके वो निकल जाता है, वो मर जाता है। ये हुआ है केसेस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। प्लीज प्ले द वीडियो, प्लीज ये ध्यान से देखना, ठीक है।
पल्स चेक कर रही है और ब्रीदिंग चेक। पेशेंट को अच्छे से एक्सपोज करना है, ठीक है? He's not breathing. We start with CPR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. जो हमने माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देखी है ये इफेक्टिव होनी चाहिए, चेस्ट राइज करनी चाहिए। अगर राइज नहीं कर रही तो मतलब कोई फायदा नहीं है। आप सीपीआर दे दो फिर सिर्फ अगर 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. दिस इज 80। 9:30. माउथ टू माउथ सील ऐसी होनी चाहिए कि साइड से अगर हवा लीक कर रही है इट इज नॉट इफेक्टिव। ओके 1, 2, 3, 4, 5, वहाँ देखो सिंबल बना है कि हमने कहाँ लगाना है पार्ट, वो सब कुछ रखना है। Stand clear. Short advice. Everybody stand clear. Shock. As soon as you deliver the shock, continue the CPR immediately. Okay. 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. One, two, three, four, five, six, seven, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. One, two, three, four, five, six, seven, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. One, two, three, four, five, six, seven, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, लगेगा उसके बाद शॉक के लिए हमने मशीन का एनालाइज करना है, राइट? 4, 5, 6, 7. अब उसमें Everybody stand clear. I take over. अब उसने बोल दिया कि नो शॉक एडवाइस, तो हमने शॉक नहीं देना अभी। अब पैरामेडिक्स टीम आ गई, दे विल कंटिन्यू फ्रॉम। समझ आया थोड़ा बहुत? कुछ समझ आया 20-30%? ओके, ये हमारी कार्डियक अरेस्ट की बात होगी। अभी हम हार्ट अटैक की बात की थी ना, तो उसमें हमने ध्यान रखना है जब पेशेंट जा रहा है ना हार्ट अटैक में, पेशेंट को एक तो हॉस्पिटल ले गए, ठीक है? सबसे बड़ी गलती जो पेशेंट्स के रिलेटिव्स करते हैं, एक तो वेट करते रहते हैं, हॉस्पिटल नहीं आते, उसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, ठीक है? तो फिर उसके बाद पेशेंट को लास्ट कर जाता है। सेकेंड गलती, पेशेंट को कहते हैं कि थोड़ा बहुत चल लो, चल के थोड़ा अच्छा फील होगा। जितनी आप एक्सर्शन करोगे उतना हार्ट पे लोड ज़्यादा होगा, तो उतनी दिक्कत और ज़्यादा आएगी। तो हमें ये काम भी नहीं करना। दोनों, चाहे अरेस्ट हो रहा है चाहे हार्ट अटैक हो रहा है, पेशेंट के कपड़े थोड़े ढीले करने हैं ताकि उसको सांस आए, उसकी जो अपर वाली क्लोथिंग है उसको रिमूव कर दो। ओके, ठीक है? ये अब हमारा मेन हो गया हार्ट के लिए। एक कॉमन प्रॉब्लम जो हमने डिस्कस की थी स्लाइड्स में, स्ट्रोक।
थोड़ा बहुत उसके बारे में भी देख लेते हैं। स्ट्रोक होता क्या है बेसिकली, जब बीपी बढ़ जाता है ना, एक तो जब हमारी वेसल्स ऑक्लूड होनी शुरू हो गई, मतलब बंद होनी शुरू हो गई, ठीक है, उसके बीच में जमना शुरू हो गया। दो तरह का स्ट्रोक होता है हमारे ब्रेन में, एक होता है इस्चेमिक और एक होता है हेमरेजिक। इतने बड़े वर्ड्स नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। इस्चेमिक क्या होता है, अब वो जो वेसल है उसके अंदर एक क्लॉट जमा हो गया, ठीक है। ये तो सबको, ये आपको पता है जो राइट ब्रेन है लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है, लेफ्ट ब्रेन राइट बॉडी मोस्टली ऐसे होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एक वेसल ब्लॉक हो गई है, तो जो पार्ट ब्रेन में उसको फंक्शन करना था वो वाला पार्ट काम नहीं करेगा, ठीक है। सेम गोज फॉर इस्चेमिक और हेमरेजिक, दोनों स्ट्रोक में ऐसे होता है। ये होती है इस्चेमिक में, ठीक है। हेमरेजिक में क्या होता है, जब बीपी बढ़ गया एकदम से, अब वेसल से इतने प्रेशर से निकला ब्लड, वो वेसल ही फट गई, दैट इज हेमरेजिक, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ें हैं। इसमें भी दिक्कत तो वही आएगी, ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी वहाँ पे, और जो उसने फंक्शन करना था वो नहीं होगा। अच्छा, ये हो गया हमारा हार्ट का पार्ट मेन। अब एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है नॉट रिलेटेड टू हार्ट, जो स्कूल्स में बहुत कॉमन है और पेशेंट्स ऑलमोस्ट नहीं उसमें बच पाते जब तक हॉस्पिटल आते हैं। तो ये आपको सबको पता होना चाहिए, चोकिंग, ठीक है। बच्चा खा रहा है, अब वो जो खाते खाते उसके ट्रेकिया में कोई फूड पार्टिकल फंस गया, छोटा है तो वो अंदर चला जाता है, बाद में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, वो ट्रेकिया आपकी विंड पाइप जो है उसमें चला गया, पेशेंट को सांस नहीं आ रही, दैट इज कॉल्ड चोकिंग। पेशेंट का यूनिवर्सल साइन क्या होता है उसमें, ऐसे मेरे को तो सांस नहीं आ रही बिल्कुल भी, एंड पेशेंट, ये ऑक्सीजन कम होना भी एक कारण होता है कार्डियक अरेस्ट। अगर ये चोकिंग हुई तो पेशेंट कब भी अरेस्ट हो सकता है, सांस नहीं आती उसको। तो आपने क्या करना है, इसके लिए होता है हेमलिक मैन्यूवर, उसकी भी हम वीडियो देखेंगे अभी। वो भी बहुत ज़्यादा इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, बट वो एक बहुत लाइफ सेविंग मेजर है जो आप सबको आना चाहिए। उसमें भी वीडियो में हम देखेंगे। जो हमारी ये है ना फिस्ट, इसको ऐसे बनाते हैं, हमने रखना है ये हमारे स्टर्नम बोन होगी यहाँ जहाँ खत्म हो रही है, और अम्बिलिकस इनके बीच में रखना है। और जब हम यहाँ रखेंगे ना, तो हमने अपवर्ड और जोर से थ्रस्ट देना है, मतलब फोर्स लगाना है। जब हम फोर्स लगाएंगे तो जो भी उसका पार्ट होगा या फंसा होगा वो बाहर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। अगर आपसे ये नहीं हो रहा तो आप हॉस्पिटल जाना, तो फिर ऑप्शन है। प्लीज लेना। You need to know if you find a person choking. This is Choking Charlie, who's going to help me with the demonstration. The universal sign for choking is the hands crossed at the neck. If they are coughing, then they are able to breathe, and you would not perform the Heimlich maneuver on them. In order to do this, you stand behind the person and make a fist with your thumb pointing back against you, midline between the belly button and the rib cage. Grasp that fist with your other hand and pull back and up quickly until the object is expelled or the person loses consciousness and needs to be lowered to the ground to begin CPR. Yeah, it is very easy maneuver, anyone can perform it, right? Okay, so I think that's all. Thank you for your cooperation and patience, and कुछ समझ आया होगा ये, right? तो हमें क्या क्या करने हैं, बेसिक डूज एंड डोंट्स, जो क्या समझ आया आज के लेक्चर से। हमें क्या क्या खाना है, फ्रूट्स खाने हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी है, और घर पे अगर सॉल्ट कोई ऊपर से डाल रहा है तो उसको मना करना है, रिस्की हो सकता है, ज़्यादा नहीं बोलना, थोड़ा बहुत मना करना है कि सोड नहीं लेना, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और क्या फ्रूट्स हमें खाने चाहिए पोटाशियम एनरिच, मतलब बीपी कम करने के लिए, बनाना, स्पिनच, ठीक है। और क्या कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए रेगुलरली सबको, 30 minutes a day for 5 days per week. This is the minimum. You can do the walking, that is also okay. Okay. और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उधर से कोई आवाज़ ही नहीं आ रही, क्या नहीं करना चाहिए। ओके, ऑयली फूड में आपको पता है अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैट्स भी होते हैं। तो अब ये जब दो तरह के फैट्स होते हैं, एक होते हैं अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। जो अनसैचुरेटेड होता है दैट इज क्वाइट हेल्दी कंपेयर टू सैचुरेटेड। तो हमें सैचुरेटेड और टोटल फैट्स
की इंटेक कम करनी चाहिए। जो हम चिप्स वगैरह खाते हैं कभी उसके पैकेट्स में देखना पाम ऑयल कितना लिखा होता है, दैट इज़ नॉट हेल्दी। ओके, ठीक है। और स्मोकिंग सिजेशन बिल्कुल नहीं, और एल्कोहल नहीं, और ये जो आजकल का वेप कल्चर है दैट इज़ वेरी वेरी बैड, दैट्स प्री कार्सिनोजेनिक, उससे कैंसर होता है। मुझे पता है आजकल बहुत बच्चों के स्कूल बैग से निकलती हैं ये चीज़ें, इसको ध्यान रखना है। कोई ये वो नहीं है कि हम पी रहे हैं, बहुत ज़्यादा शोशेबाजी वाली बात नहीं है। ओके, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर योर हेल्थ। ओके, थैंक यू सो मच।